Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the asset. टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज की, उसके अंदर मैं एसेट वाला पूरा पॉइंट, एसेट के अंदर कौन कौन सी एसेट कवर होती है, नॉन करंट, करंट, वो वाला पूरा टॉपिक एक साथ कवर करवाऊंगी. ठीक है. अब एसेट में क्या क्या होता है, दो मेन टॉपिक्स होते हैं, दैट इज नॉन करंट एंड करंट. और तीसरा एक होता है जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस, लेकिन उसका इतना बड़ा रोल नहीं होता, वो नॉन करंट पे कभी कभी कवर हो जाता है. ठीक है. एक होता है करंट, एक होता है नॉन करंट, और एक तीसरा होता है फिक्टिशियस. फिक्टिशियस को अलग क्यों रखा गया वो भी बाद में डिटेल में बताऊंगी, पहले नॉन करंट समझाती हूँ. ठीक है. अब नॉन करंट के हेड में क्या क्या आता है, पहले तो एसेट होता क्या है, ये बात मैंने हर लेक्चर में समझाया कि एसेट क्या होता है, फिर भी एसेट क्या होता है डिटेल में समझाती हूँ कि एसेट वो चीज होती है जो अपन बिजनेस में लाते हैं बेचने के लिए नहीं, बिजनेस में लाते या परचेस करते बेचने के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस को आगे प्रोग्रेस करने के लिए. ठीक है. एसेट वो चीज होती है जो अपन बिजनेस में लाते हैं बेचने के लिए नहीं, बट बिजनेस को आगे प्रोग्रेस करने के लिए. ठीक है. वो कोई चीज होनी चाहिए, वाइदर अपन उसको टच कर सकते हैं या नहीं, या टच कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूं ये टच कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्ट बाद में एक बार डिटेल में बताऊंगी. एक बार मैं समझा देती हूँ क्या एसेट के अंदर कैश भी इंक्लूड होता है, क्योंकि कैश भी ऐसी चीज है जिससे बिजनेस का प्रोग्रेस होने वाला है. ठीक है. कैश भी ऐसी चीज है जिससे बिजनेस का प्रोग्रेस होने वाला है. अब एसेट मतलब क्या, जैसे मैं बोलूं फर्नीचर अगर रखूंगी तो मैं सामान को सही ठिकाने रख सकती हूँ, सामान को अरेंज कर सकती हूँ. मशीन से मैं उसको प्रोसेस कर सकती हूँ. अगर मैं बोलूँ कि एसी मुझे कन्वीनियंस ही देता है कि मैं अपने बिजनेस अच्छे से कंटिन्यू कर सकूं. कोई चीज ऐसी, कोई बिजनेस ऐसा होता है जिसमें समझो फ्रोजन मशीन चाहिए होती है या फ्रोजन रूम चाहिए होता है, तो वो भी एक प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इंक्लूड होता है. कंप्यूटर, मेरा अकाउंट्स मेंटेन कर सकती हूँ, मेरा बिल प्रिंट कर सकती हूँ. तो ये सब क्या होता है, एसेट. ये ऐसी चीजें होती है जिससे बिजनेस को हेल्प मिलती है प्रोग्रेस करने में. क्लियर है. अब एसेट के अंदर नॉन करंट एंड करंट. नॉन करंट के अंदर वापस हेड्स आएंगे टेंजिबल, इनटेंजिबल. टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिसको अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. टेंजिबल वो एसेट होते हैं जिसको अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. अब नॉन करंट क्या था जिसके अंदर अपन दो हेड पर है. नॉन करंट मतलब लॉन्ग टाइम. ये टर्म मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार बोल देती हूँ. नॉन करंट मतलब कोई भी चीज लॉन्ग टाइम के लिए खरीद के रखना, कोई भी एसेट लॉन्ग टाइम के लिए रखना, उसको बोलते हैं नॉन करंट. ठीक है. अब नॉन करंट के टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. अब जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज होगी, मैंने कोई बिल्डिंग परचेस करके रखी हो, मैंने मैं फर्नीचर क्या ये साल लूंगी और ये साल ही बेच दूंगी, नहीं. मैं अगर कोई भी फर्नीचर बनवा रही, अपने घर पे फर्नीचर बनवा दे, वैसे शॉप में बनवा दे. ठीक है. तो वो शॉप में जो घर पे फर्नीचर बनाते, क्या ये साल फर्नीचर पे नेक्स्ट से वापस नया फर्नीचर बनाएंगे, नहीं, ऑब्वियसली नहीं. वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए अपन फर्नीचर पे इतना इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. तो फर्नीचर, एसी, कोई भी एसी एक साल में बेच देता है, नहीं, कम से कम 3-4 साल 5 साल, जब तक वो अच्छे से चले तब तक अपन उसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. कंप्यूटर्स, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, टेंजिबल. इसको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ये फर्नीचर, इसको मैं टच कर सकती हूँ ना, तो जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल लॉन्ग टर्म. ठीक है. नॉन करंट एसेट. अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट. अब ये सब होते क्या है, मेरा बिजनेस 10 साल से एक ही जगह पे चल रहा है. ठीक है. बाहर उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, मेरा बिजनेस एक ही जगह पे बहुत अच्छा चल रहा है, बाहर उसका नाम बहुत अच्छा हो गया. अब कोई और मेरा बिजनेस चाहेगा तो मैं बोल सकती हूँ ना, मैं खुद का नाम दे सकती हूँ, मेरा ब्रांड नेम दे सकती हूँ, नहीं दूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने 10 साल से उसको क्रिएट किया एक जगह पे. लोगों अब ब्रांड नाम से जानने लग गए. अब कोलगेट, लोग जाके ना आधे टाइम ये भी नहीं बोलते पेस्ट दो, कोलगेट दो, ये बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोलगेट वालों ने इतने सालों से अपनी ब्रांड नेम बना दिए. ठीक है. तो अभी कोलगेट वाला अचानक किसी को बेच देगा, नहीं बेचेगा ना, बिकॉज उसके इतने सारे कस्टमर्स है जो उसके नाम से गुड्स खरीदते हैं. तो अचानक कोई भी लंबा प्रॉफिट कर लेगा अगर वो फ्री में अपना नाम दे देता. तो उस चीज की वैल्यू होती है, जितनी अच्छी तुम्हारी ब्रांड नेम है उतनी अच्छी तुम्हारी गुडविल की वैल्यू होती है. एंड जब तुम बिजनेस बेचते हो तो उस चीज की वैल्यू मिलती है तुमको. ठीक है. उस चीज के पैसे मिलते हैं. लेकिन क्या तुम गुडविल को देख सकते हो, नहीं. क्या टच कर सकते हो, नहीं. वो क्रिएट होती है. ठीक है. वैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब होते हैं इनटेंजिबल. ये सब डिटेल में जब आएंगे ना तब मैं समझाऊंगी. ये एक समझ लो, जिसको अपन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स. क्लियर है इतना. ओके. मैं एक बार रीड कर लेती, कोई पॉइंट छूट नहीं गया हो. ठीक है. Assets, there are two important aspects in the business, that is liability and asset. Liability मैं ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी एसेट है. ठीक है. We have obtained the information about liability. Now let us have information about assets.
Under double entry system, at one side liability take place and simultaneously on other side asset emerges at the time of commencement of business. अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है तुमको कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम अकाउंट्स कर रहे हो. डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हर चीज का अकाउंट्स में दो इफेक्ट होते हैं. तो वैसे ही लायबिलिटी, अगर समझो मैं बोलूं कि मैंने कैपिटल बिजनेस में लाया या मैंने कोई भी एसेट परचेस की है, तो मैंने एसेट परचेस की तो एसेट मेरे पास आई, उसके बदले मेरे पैसे गए ना, तो एक बार तो मेरा पैसा जा रहा है तो वो मेरी लायबिलिटी, मतलब आजा जो कर रहा है, तो हमेशा अगर कुछ चीज मिलेगी तो उसके लिए कुछ जाएगी, तो उसको बोलते हैं बैलेंस एसेट और लायबिलिटी का. क्लियर है? इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. कि अगर कुछ चीज आ रही है तो दूसरी जा रही है, तो जा रही वाली भी ट्रीटमेंट लिखो, आ रही उसकी भी ट्रीटमेंट लिखो. क्लियर है? ओके. Asset means any such tangible or intangible product or item which is of the ownership of business and has economic value. मैंने क्या पहले ही बोला था, बिजनेस में ऐसी कोई चीज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती वो रिकॉर्ड नहीं होती. अकाउंट्स में ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, वो चीज रिकॉर्ड ही नहीं होती. तो हर एसेट के इकोनॉमिक वैल्यू होना कंपलसरी है, भले वो एसेट हो, गुड्स हो, किसी की भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो तब तक वो वैल्यू अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है. ठीक है? In other words, asset means economic resources which are held by the owner and from which there is expectation of the economic benefit or to the business in the future. मैंने बोला कि इससे एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर ये चीज ला रहे बिजनेस के अंदर तो बिजनेस को इससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा. मैंने यही बोला ना, बिजनेस प्रोग्रेस होगा. ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इज एज फॉलोज: नॉन करेंट, करंट एंड फिक्टिशियस. बता चुकी हूँ ऑलरेडी. नॉन करेंट भी समझा चुकी हूँ, वही सब एग्जांपल्स दिए कि जो एसेट अपन 1 साल से ऊपर तक चलाने वाले हैं उस एसेट को नॉन करंट एसेट बोलते हैं. अभी करंट क्या होता है, जो 1 साल के अंदर के लिए होती है उसको बोलते हैं करंट एसेट. अब ऐसा क्या हो सकता है, अपन जो बिजनेस में स्टॉक होता है, गुड्स होते हैं, अपन जो बिजनेस में, अब गुड्स मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब वो चीज होती है जो अपन स्पेशली परचेस करते हैं बेचने के लिए. गुड्स का टर्म पहले समझ लो. गुड्स वही चीज होती है, सब चीज जो परचेस करते हैं वो गुड्स नहीं होती. जो चीज परचेस करते हैं बेचने के लिए उसको बोलते हैं गुड्स. क्लियर है? जो चीज अपन बेचने के लिए परचेस करते हैं उसको बोलते हैं गुड्स. अब गुड्स अपन बिजनेस में परचेस करते हैं एंड फिर उसको बेचते हैं. क्या तुम लोग बिजनेस में गुड्स ये पर्पज से बेचते हैं कि उसको 3-4 साल के बाद बेचेंगे? नहीं, जितना जल्दी बिके उतना अच्छा. फिर बच गया दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, बट जितना जल्दी, तो जैसे गुड्स आया तुम बेचोगे, तो गुड्स आया तुम्हारे पास वो भी एक एसेट ही है, बट वो करंट एसेट है. क्लियर है? तुमने किसी को शॉर्ट टाइम के लिए लोन दिया, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे बचे हुए हैं, तुमने शॉर्ट टाइम के लिए पैसे, या फिर तुम लोग समझो ना, अगर तुमने बैंक में शॉर्ट टाइम के लिए पैसे डिपॉजिट किए तो भी वो करंट एसेट है, क्योंकि पैसे तुम्हारे हैं. ठीक है? और वो शॉर्ट टाइम के लिए बैंक के अंदर पड़े, नेक्स्ट तुमको वापस मिल जाएगा 1 साल के अंदर, तो वो भी करंट एसेट ही है. तुम्हारे पास कैश पड़ा है, कैश कभी भी इक्वल हो सकता है पूरे साल तुम्हारे पास नहीं, कैश आएगा जाएगा, लेकिन जो ऑन द स्पॉट पड़ा है उसको बोलते हैं करंट एसेट. क्योंकि कैश कभी भी लॉन्ग टाइम तक सेम नहीं रह सकता. कैश हमेशा, हर ट्रांजेक्शंस कैश में होने ज्यादा वो होते हैं, क्योंकि मॉनिटरी वैल्यू ही रिकॉर्ड होती है हर जगह. एंड मनी के टर्म्स में अगर कोई वैल्यू रिकॉर्ड हो रही है तो ऑब्वियसली कैश इंटरफियर करेगा. क्लियर है? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस. टेंजिबल एसेट्स कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड, ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये बात. टेंजिबल एसेट्स आर सब कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट, वो भी पता है. इनटेंजिबल एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा. सब पॉइंट्स मैंने कवर करवा दिया ऑलरेडी, सिर्फ एक बार रीड इसलिए किया था कोई पॉइंट रह नहीं जाए. ठीक है? अब इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल वर्ड इटसेल्फ क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ दिस एसेट्स. इनटेंजिबल एसेट्स डू नॉट होल्ड फिजिकल एक्जिस्टेंस. उसका कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होता, ना तुम देख सकते हो ना तुम टच कर सकते हो. This cannot be seen and touched. Intangible assets are also subcategory of non-current asset. ये भी non-current asset के अंदर ही आता है. ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल. ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है? अब करंट एसेट क्या होता है? नॉन करंट का हेड मैंने कवर करवा दिया टेंजिबल इनटेंजिबल की सब कैटेगरी के साथ. अब करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट मैंने बोला कि जो 1 साल के अंदर के लिए एसेट्स होती है उसको बोलते हैं करंट एसेट. जो भी एसेट 1 साल के अंदर के लिए होती है उसको बोलते हैं करंट एसेट. These assets are those kind whose time duration is of less than 1 year. Clear? These assets can be converted into cash. और ये एसेट्स कभी भी कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं. मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, जब चाहो तो कैश विड्रॉ कर सकते हो. तुम गुड्स बेचोगे, जैसे गुड्स बेचोगे कैश मिल जाएगा. ठीक है? तो ये जो करंट एसेट यूजुअली ऐसी एसेट्स होती है जो कभी भी कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर है? और कैश इटसेल्फ भी करंट एसेट ही होता है. इतना क्लियर है?
Okay. For day-to-day transactions of business, these assets are used in current assets, cash balance, bank balance, debtors, bill receivables, raw material, stock, finished goods, etc. included. अब ये सब क्या वर्ड्स थे? डेटर्स मतलब क्या होता है? ये टर्म बहुत डिटेल में आएगा, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही, इतना समझ लो कि डेटर्स मतलब वो होते हैं जिनको अपन क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं, वो फ्यूचर डेट पे अपन को पैसा देगा। जो इंसान अपन को फ्यूचर डेट पे पैसा देने वाला है वो अपने डेटर्स है। क्लियर है? अब मैंने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करना क्या होता है वो टर्म ऑलरेडी समझा दिया, तो हर टाइम सेम टर्म नहीं समझा रही हूँ, ठीक है? उसको डिटेल में नहीं जा रही हूँ। क्रेडिट मतलब वो तुमको ऑलरेडी पता है, जिसको क्रेडिट पे बेचा और वो इंसान का पेमेंट अपन को फ्यूचर डेट में आने वाला, वो अपने डेटर्स होते हैं। तो डेटर्स फ्यूचर डेट पे पेमेंट तो देने ही वाले ना, तो वो भी अपना करंट एसेट है, क्योंकि अपन को उससे फायदा होने वाला, उससे पैसे आने वाले। क्लियर है? लिक्विड एसेट्स। Liquid assets are recognized as a subcategory of current asset. All current asset excluding stock are recognized as liquid assets. All current asset, stock के सिवा जितने भी current assets सब liquid asset है। Liquid और current में क्या फर्क है? सिर्फ stock का। Stock के सिवाय बाकी जितने भी assets है सब liquid assets है, सिर्फ stock liquid assets में cover नहीं होता। These assets can be converted into cash quickly. It means in short period. अब लिक्विड और करंट में क्या फर्क है? करंट भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड भी कैश में कन्वर्ट होता है, बट लिक्विड फास्ट कन्वर्ट होता है। जैसे कैश में कन्वर्ट हो सकता है, बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो सकती है, डेटर्स फटाफट पैसे मांग सकते हैं कि अभी हमको चाहिए पैसे, बिल रिसीवेबल भी उस टाइप की चीज होती है कि मैंने गुड्स किसी को बेचे, उसने मुझे बिल इश्यू किया कि मैं इतने टाइम में पेमेंट दे दूंगा, मैं ठीक है इतने टाइम में दे देना, तो वो अगर मैं बैंक को भी दूं ना तो उससे भी मुझे पैसे मिल जाएंगे। ये टर्म भी मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगी। सब टर्म ये वाले जो टर्मिनोलॉजी है उसमें कवर है, मैं आएंगे तब समझाती जाऊंगी डिटेल में, ठीक है? तो इस तरह से जो भी वैल्यू फास्ट, जो भी एसेट फास्ट कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। तो स्टॉक के सिवा बाकी सब, क्योंकि बेचना अपने हाथ में जल्दी नहीं है, हो सकता है बिके, हो सकता है नहीं भी बिके, तो फास्ट कैश कैसे कवर करेंगे? लेकिन बाकी सब तो उनको देने ही पड़ेंगे, पैसे अपने हैं। समझ आए? स्टॉक को क्यों एक्सक्लूड किया है? बिकॉज तुरंत का तुरंत अपन अपना गुड्स नहीं बेच सकते, अपने हाथ में नहीं है, ठीक है? चलो, उसके बाद आया रियल एसेट्स। रियल एसेट्स क्या होते हैं? जिसकी रियलिटी में वैल्यू होती है। रियल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसकी रियलिटी में वैल्यू होती है। दिस एसेट्स आर मार्केट प्राइस. This means it have realizable value. This assets can be converted into cash. In this assets, tangible, intangible, current. अब है ना, अपन ने जो assets पढ़े ना, उसका ही एक मिक्सचर से अलग नाम दे दिया रियल एसेट। रियल एसेट में कुछ अलग चीजें कवर नहीं होती, जैसे टेंजिबल अपन ने पढ़ा वो रियल एसेट है, इंटेंजिबल अपन ने पढ़ा वो रियल एसेट है, करंट अपन ने पढ़ा वो मतलब जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है, जो भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो रियल एसेट है, भले लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में। क्लियर है? जिसकी रियल में एक्चुअली में वैल्यू है, ठीक है, खाली देखने के लिए नहीं है, मतलब, ठीक है। दो सेल ऑफ रियल एसेट्स कैश कैन बी प्रोक्योर्ड। कोई भी रियल एसेट को बेचेंगे तो कैश मिलेगा मिलेगा मिलेगा। क्लियर है? क्या होता है? रियल एसेट का एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये कैश में लिक्विड मतलब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको बेचने पे कैश नहीं मिलता, मतलब समझ आया। फिर ये कोई भी ऐसा एक्सपेंस होता है जो अपन बहुत बड़ा, एक्चुअली एक्सपेंस छोटे अमाउंट में नहीं होता, ये एक्सपेंस बहुत बड़ा होता है जिसको अपन जितने साल उसका फायदा मिलने वाला होता है उतने साल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के एक ही एडवर्टाइजमेंट एक ही साल तक चलती है? नहीं। पहली बात तो फिक्टिशियस एसेट एक साल का होता ही नहीं, एक साल से ऊपर जिसका बेनिफिट मिलने वाला वही फिक्टिशियस एसेट होता है, ठीक है। ये देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अपन को लंबा फायदा देने वाली है, 5 साल तक, 6 साल, 5 साल, 3 साल, जब तक तुम्हारी सेम एडवर्टीजमेंट बार बार आएगी, ठीक है। टीवी पे कोई भी एडवर्टीजमेंट आती है 5 साल तक। पार्ले जी की एड अपन ने कितने साल तक देखी, तो पार्ले जी वाले ने क्या इतना बड़ा जो पार्ले जी का एक्सपेंस हुआ था एड का, वो क्या 1 साल में लिखा होगा? अगर 1 साल में लिखा होता ना तो वो लोग लॉस में जाते हैं, ठीक है। तो उसको जितने साल उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मेरी एडवर्टीजमेंट 10 साल दिखेगी, तो 10 साल में खुद का एक्सपेंस डिवाइड करेगा, खुद के एसेट का अमाउंट 10 साल में डिवाइड करेगा, क्योंकि उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना एक एसेट है। समझ आया? उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना एक एसेट है, बिकॉज उससे उसको फायदा मिलने वाला है बिजनेस के प्रोग्रेस में, ठीक है। अब तो वो अपना एक्सपेंस 10 साल में डिवाइड कर देगा, तो उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो बहुत ह्यूज अमाउंट में है, जिसका फायदा नंबर ऑफ ईयर्स में मिलने वाला है, तो उस नंबर ऑफ ईयर्स में उसका एक्सपेंस डिवाइड कर दो, तो उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्लियर है? एसेट के सब पॉइंट्स मैंने समझा दिए। पहले एसेट क्या होता है, करंट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट के अंदर वापस टेंजिबल, इंटेंजिबल,
करंट के अंदर लिक्विड, करंट खुद, फिर रियल एसेट्स, फिर अगेन दूसरा एक पॉइंट फिक्टिशियस एसेट, एसेट पूरा कवर करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या होता है। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो कैपिटल, एक रेवेन्यू। अब रिसिप्ट होता क्या है? रिसिप्ट मतलब जो पैसा मिल रहा है वो हो गया रिसिप्ट। कैश आ रहा है रिसिप्ट, कैश जा रहा है पेमेंट, खत्म। कैश आ रहा है उसको बोलते हैं रिसिप्ट, कैश जा रहा है उसको बोलते हैं पेमेंट। जो ट्रांजेक्शन अपन रेगुलरली नहीं कर रहे, मतलब जो भी चीजें कभी कभी होने वाली चीजों में जो पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे अगर मेरे बिजनेस में कोई एसेट पड़ी, मैंने वो एसेट को बेच दी, ठीक है, वो एसेट रिटायर हो गए, कुछ भी हो गया, मैंने उसको बेच दी, ठीक है, तो वो बेचने पे जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं रोज रोज तो एसेट नहीं बेचूंगी, कभी कभार जब वो चीज खराब हो जाती है, नई चीज की जरूरत है तो अपन बेचेंगे। तो कभी कभी आने वाले पैसों को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। एंड रेगुलर बेसिस पे आने वाले पैसों को, समझो हर महीने तुझे रेंट, आप मतलब हर महीने रेंट मिल रहा है, मेरे पास कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है जिसकी या फ्लैट है जिसका हर महीने मुझे रेंट के वाया पैसा आता जा रहा है, तो एवरी मंथ आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ आए? जो रेगुलरली कुछ चीज हो रही है उससे पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू, और जो कभी कभार होने वाली चीजों से पैसे मिल रहे हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे मैंने डिबेंचर्स इशू किए, उससे मुझे पैसा आया। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं ये सब डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ये एक चीज होती है कंपनी में जिसमें कंपनी इशू करके पैसा लेती है। ठीक है, इतना क्लियर है? एक बार मैं रीड कर लेती हूँ। When money is received due to consequence of the business transaction, it is known as receipt. पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट, खत्म। This receipt are classified on the basis of their nature. Receipt regularly received during the year and not regularly received during the year. जो रेगुलरली पूरे साल में रेगुलरली मिल रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जो पूरे साल में कभी कभार मिल रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। बिजनेस रिसीव्स रेगुलर रिसिप्ट्स ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज से भी उनको रेगुलर रिसिप्ट मिलता है। एग्जाम्पल रिसिप्ट ऑफ द सेल इन बिजनेस, रिसिप्ट ऑफ कमीशन। अगर तुम बेच रहे हो गुड्स, उससे जो पैसा आ रहा है कैश ट्रांजेक्शन के अंदर वो भी रिसिप्ट ही माना जाएगा, बट रेवेन्यू रिसिप्ट। कमीशन ले रहे हो कोई दो जन के बीच में, अगर कुछ बोलते ना दलाली, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। ब्रोकरेज को भी दलाली बोलते हैं। ठीक है, कमीशन मतलब मैं इससे का काम करवा रही हूँ, इसके वाया, उसको भी कमीशन बोल सकते हैं। ठीक है, या मैं खुद ही काम करके दे रही हूँ और उस चीज में थोड़ा कमीशन खुद का काट रही हूँ। समझो तो को 10,000 का गुड्स कैसे भी करके लाके दे रही हूँ, एंड तो मैं उसके अंदर 5% खुद का कमीशन रखूंगी। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है? जो भी बिजनेस के अंदर कोई शेयर्स लिए, मैंने कोई कंपनी के शेयर्स लिए हुए, तो कंपनी को शेयर्स मैंने लिए हुए, तो कंपनी हर साल के एंड में या 6 महीने के एंड में कुछ पैसा देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, वो प्रॉफिट होता है कंपनी का जो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है, एंड अल्टीमेटली साल के एंड में 6 महीने के बाद वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट, पैसा जा रहा है मतलब पेमेंट, खत्म। These receipts are categorized into 2 categories: regular receipt known as revenue receipt and capital receipt which are not regular in nature. यही पूरा डिटेल तुमको वापस कैपिटल और रेवेन्यू में भी दिया हुआ है, तो मैं डिटेलिंग में नहीं चाहूंगी, एक बस सिर्फ रीड कर देना तुमको। ठीक है, अब पेमेंट्स क्या होता है? पेमेंट मैंने बोला जो जिस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं वो पेमेंट, लिया रिसिप्ट, दिया पेमेंट। Money paid due to consequence of the business transaction is known as payments. These payments are classified on the basis of the nature. Payment regularly paid during the year and not regularly paid during the year. Same exactly रिसिप्ट का उल्टा है पेमेंट। जो रेगुलरली पे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू पेमेंट, एंड जो बहुत टाइम मतलब समझो मैंने एसेट परचेस की, तो मैं पूरे हर महीने सेम एसेट परचेस करूंगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, एंड सेम अमाउंट का भी नहीं। तो ठीक है, तो ये हो गए कैपिटल पेमेंट्स। ठीक है, और उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, होता वो पेमेंट ही है, पैसा जा ही रहा है, बट उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कभी कभार होने वाले एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड बार बार रेगुलरली होने वाले एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू। अभी एग्जैक्टली उल्टा है रिसिप्ट का, तो तुम एक बार गो थ्रू करोगे, सब कुछ अपोजिट स्टेटमेंट से मिलेंगे और कुछ नहीं है। सो आज अपन ने एसेट का पूरा पॉइंट कवर किया एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के पूरे पॉइंट्स कवर किए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में रेवेन्यू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ कंटिन्यू करूंगी। गुड बाय एवरीवन।